प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सतदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल मैंने पिछले वीडियो में हमने गॉस के प्रमेय के प्रथम और द्वितीय अनुप्रयोग को पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह बच्चों गॉस के प्रमेय के द्वितीय नियम के अंतर्गत ही यह आता है, क्योंकि मैंने अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, तो उसका फार्मूला आया था E = σ/2ε0। ठीक है, अब उसी के अंदर ये सब केस आने वाले हैं। दो केसेस इसके अंदर होंगे, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। आवेशित चालक के प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये देखिए एक अब जो पिछला वीडियो बनाया गया था अनुप्रयोग 2 में, उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि जो चादर रही होगी, जो प्लेट रहा होगा, वो अनंत विस्तार तथा नगण्य मोटाई का रहा होगा। ध्यान दे लीजिएगा बात, वो अनंत विस्तार एवं नगण्य मोटाई का रहा होगा। आज हम लोग प्लेट को, चादर को मोटा लेंगे। कैसा लेंगे? उसकी कुछ न कुछ मोटाई रहेगी, और जब मोटाई रहेगी तब फार्मूला क्या होगा, आज हमें वह निकालना है। मान लिया कि यह एक मोटी चादर है, इसके पास में ये पॉइंट भी है, यहाँ पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। थोड़ा इसको रियल लाइफ में समझने के लिए मैं एक इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यही प्लेट है ना, यही प्लेट है और ये मोटी भी है। देख रहे हैं, ये बुक जो है मोटी भी है, तो ये मोटी भी है और हमको क्या करना है, कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, यहाँ निकालनी या इसके बैक साइड पीछे निकालनी। तब ई का मान क्या आएगा। अब आप बस बात समझ गए होंगे। ऐसी मोटी है, थोड़ी दूर पर यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया गया है, मुझे इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस आवेशित चालक प्लेट के कारण। ठीक है, चलिए इसको मैंने ऐसा बना दिया है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि यदि कोई चालक समतल प्लेट है, ठीक है, ये चालक है और समतल है और थोड़ा मोटी भी है, तो अगर हम आप इसको चार्ज दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो वह बच्चों आवेश इसके बाह्य पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है, बीच में मोटाई में नहीं रहता है। कहाँ आ जाता है? इसके सरफेस पे। जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर फैल जाएगा, बाकी ये बैक साइड वाला पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। माने बीच में कोई आवेश नहीं रहेगा। जब बीच में कोई आवेश नहीं रहेगा तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये मोटे वाले स्थान में, बीच वाले स्थान में क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाने के कारण हम लोग इसे पतले पतले दो प्लेटों की भांति, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, पीछे वाला जो ये पार्ट है, ये प्लेट मान सकते हैं। उसी को मैंने चित्र में ये दिखाया है। ये वाला मान लीजिए ऐसे करके दिखाया, तो ये वाला प्लेट 1 और ये वाला प्लेट 2 हो गया। इसके निकट में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिगर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। हम मान लेते हैं कि जो पहला वाला ये वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम लोग E1 मान लेते हैं, और जो दूसरा वाला पृष्ठ है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर है वो क्या मान लेते हैं, E2 है। और बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। यही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो बच्चों अब मैं इसको यहाँ पर जो मैं बात समझाया हूँ लिखूंगा नहीं, इतने से ही आप काम चला लीजिएगा और हो भी जाएगा काम, ऐसी बात नहीं। चलिए, तो अब बात समझ में आ गई होगी, तो आइए शुरू करते हैं इसको। हम पहले इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य सिरों या बाह्य पृष्ठों पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। पृष्ठ को मैंने एक और दी, सिरों माने दोनों बाह्य पृष्ठों पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। वो भी कैसे, एक समान रूप से। पहले पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व भी सिग्मा है, दूसरे पृष्ठ का भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, तो हमें बिंदु P पर जो प्लेट के निकट ही है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है।
थोड़ा डायरेक्शन का मामला आपको देखना है। पहले हम इसको प्लेट फर्स्ट के कारण निकालेंगे बदुच्छेद की तीव्रता। चलिए लिखते हैं फर्स्ट, अब उसको आप पृष्ठ मानिए या जो भी मान लीजिए, फर्स्ट पृष्ठ या प्लेट भी मान सकते हैं। फर्स्ट पृष्ठ के कारण P पर तीव्रता, बिंदु P पर बदुच्छेद की तीव्रता का मतलब है वो आ जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसका निम्नकल किया और इसकी यदि दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेट से दूर, फर्स्ट प्लेट से, पृष्ठ से, जो भी कहिए, पृष्ठ से दूर, ऐसे समझिए। ये मेरा राइट हैंड साइड है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यही कारण है कि ये आपका बदुच्छेद की तीव्रता उधर गया है, यहाँ से निकलती हुई रेखाएं जाएंगी तो बदुच्छेद की तीव्रता भी उधर ही हो जाएगी। अब यहाँ लिखते हैं सेकेंड पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू, वो भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस दो के कारण इस बिंदु पर बदुच्छेद की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2। इसका भी डायरेक्शन वैसा ही होगा, मतलब मेरे राइट हैंड साइड में होगा, तो यहाँ भी लिख देंगे आप, यहाँ पर लिख देते हैं इस बार सेकेंड से दूर, सेकेंड पृष्ठ से दूर, माने सेकेंड से दूर माने सेकेंड पृष्ठ से दूर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये भी इधर है, माने E1 का भी डायरेक्शन इधर है, E2 का भी डायरेक्शन इधर है, ऐसे समझ लीजिए, दोनों एक दिशा में हो गए। तो अगर हम इस बिंदु पर परिणामी विद्युत की तीव्रता निकालें तो परिणामी विद्युत की तीव्रता दोनों को जोड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सदिश योग से जब आप उसको लगाएंगे E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो हो जाएगा E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, और cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, और उसको अंडर से आप फ्री कर देंगे तो आ जाएगा क्या, E1 प्लस E2। ठीक है, ये पीछे बताया जा चुका है, फिर से मैंने यहाँ दोहराया, मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा, देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब थोड़ा इसे आप हल करेंगे, देखिए मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ इसको, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 1/2 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कट जाएगा तो आएगा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि किसी मोटे चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती। इसकी भी दिशा वही होगी जो E1 की होगी, जो E2 की होगी, अर्थात इस प्लेट से अभिलंबवत बाहर की ओर, मेरे राइट हैंड साइड की ओर। ठीक है, यदि बिंदु P इधर है तो उधर हो जाएगा, यदि बिंदु P हो जाएगा तो अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, इधर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ठीक है, अब थोड़ा कंसेप्ट में ये बात जान लीजिएगा, इसको सावधानी से याद रखिएगा कि अगर ये प्लेट मोटी है और चालक है और हम इसको आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठों पर फैल जाएगा, परंतु यदि यही प्लेट अचालक रहे तो यह इसको दिया गया आवेश जो है वह इसके बाहरी पृष्ठों पर ना फैलकर इसके अंदर में ही फैला रहेगा। कहाँ फैला रहेगा, इसके अंदर फैला रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए आइए दूसरा देखें कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, इसका निगमन हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि यह एक समांतर प्लेट ऐसे, जैसे मेरा एक हाथ है, एक समांतर प्लेट ये है जिस पर प्लस Q चार्ज फैला हुआ है और दूसरी समांतर प्लेट ये है जिस पर माइनस आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड मान रहे हैं और इन दोनों के बीच में हमारा बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान रखिएगा कि दोनों पृष्ठों के पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो परिमाण है वो सिग्मा दोनों का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना दो समतल अचालक प्लेटें फर्स्ट और सेकंड परस्पर निकट एवं समांतर स्थित हैं। दोनों पृष्ठों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। और हम लोग फर्स्ट केस पर चर्चा करेंगे कि जब बिंदु P प्लेटों के कहाँ स्थित हो, बीच में स्थित हो, भीतर स्थित हो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया आपको कि ये दोनों प्लेटें कैसी है, अचालक, इसलिए आवेश को इस बार अंदर रखा गया। दोनों आवेश कहाँ है, इसके बीच में। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है थोड़ा कि धनावेश से तो बल रेखाएं निकलती है, इसलिए इस घन के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मेरे राइट हैंड साइड में होगी। ठीक, लेकिन ऋणावेश में बल रेखाएं आती हैं, ऋणावेश में बल रेखाएं आती हैं। तो ऋणावेश यहाँ है, तो ऋणावेश में जब बल रेखाएं इधर आएंगी, ये ऋणावेश है, जैसे इसको प्लेट को माना जाए ऋणावेश, तो इसकी तरफ बल रेखाएं समाएंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही हो जाएगी। इसका मतलब धन के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और माइनस के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं E1 और E2 क्या हो गई, एक ही दिशा में हो गई। फिर से इसे जोड़ लिया जाएगा और बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल ली जाएगी। देखते हैं इसकी जरा कैसे करना है, लिखेंगे फर्स्ट प्लेट के कारण P पर तीव्रता माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हो जाएगा E1 इक्वल मान लेते हैं। इसकी कारण जो तीव्रता फर्स्ट कारण बनी है उसको E1, जो सेकंड की कारण बन रही है उसको E2। तो E1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा प्लस आवेश से दूर, प्लस से दूर। ठीक है ना, प्लस से दूर मैं लिख दे रहा हूँ। प्लस से दूर का मतलब आप समझ लीजिएगा, ये पॉइंट P है तो प्लस से दूर का मतलब इधर से इधर, मेरे लेफ्ट से राइट की ओर, मेरे लेफ्ट से राइट की ओर। अच्छा, इसी प्रकार से सेकेंड प्लेट के कारण P पर तीव्रता वो क्या हो जाएगा, वो E2 बराबर वो भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। आप लिखेंगे कि माइनस की ओर इधर, या फिर प्लस से माइनस की ओर। मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर प्लस से माइनस की ओर। ये तो प्लस से दूर था, या फिर इसको लिख दीजिए माइनस के पास। माइनस के पास मतलब ये बल पर देखा जाके इसमें समाएगी ना, बल क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उधर ही हो जाएगी। तो मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ कि माइनस की ओर माने माइनस प्लेट की ओर। ठीक, अच्छा, अब मैंने आपको अभी समझाया कि E1 का भी डायरेक्शन उधर, E2 का भी डायरेक्शन उधर, माने मेरे राइट हैंड साइड में ऐसे। तो अब बिंदु P पर, इसलिए P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आया क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। इस तरह से आपने देखा कि दो समांतर और विपरीत प्रकार की जो आवेशित प्लेटें होंगी उनके मध्य में अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। इसकी दिशा किधर से किधर होगी, इसकी दिशा लिख देता हूं धनावेश से ऋणावेश की ओर।
धनावेश से ऋणावेश की ओर। किसकी? परिणामी बल क्षेत्र जो दिशा होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पाज करके इसको लिख लीजिए। अब मैं यहीं पर इसका दूसरा केस भी बताता हूँ। ये दूसरा केस में बस खाली ये सेकेंड केस यहाँ कर देना है। जब बिंदु P प्लेटों के भीतर न स्थित होकर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे बाहर स्थित होगा। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसे ही इसको कर देता हूँ। जब बाहर स्थित होगा तो ये जो पॉइंट P कहाँ चला आएगा, अब ये बाहर आ गया पॉइंट P। ठीक है, थोड़ा इसको सावधानी से देख लीजिए। अब ये प्लस आवेश से बद्ध बल रेखा निकलेगी तो माने E1 की जो दिशा है वो अभी भी इधर की ओर है, माने ऋणावेश से दूर, ऋणावेश से दूर, इधर प्लस से ऋणावेश होते हुए दूर। ठीक, और इस माइनस की कार जो दिशा है वो किधर बन जाएगी, जो E2 का डायरेक्शन है वो अब तो इधर हो जाएगा, माने इधर, मतलब किधर। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ऐसे समझ लीजिए कि मेरे राइट से लेफ्ट, ये मेरा राइट है, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट किसकी दिशा हो गई, E2, और लेफ्ट से राइट किसकी दिशा हो गई, E1। और मान लिया P पर जो परिणामी बल क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है, वेक्टर E। बात समझ में आई? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस की कार किधर गई दिशा, मेरी इधर राइट हैंड साइड में, माइनस कार किधर चली गई, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर की ओर। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी बल क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अब घटाई जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है। तो जब सदिश योग का नियम लगाएंगे, वेक्टर E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, थीटा की जगह 180 रख देंगे, cos 180 का मान -1 होता है, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर विथ अंडर रूट स्क्वायर को हटा देगा, E इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस E2। ये कक्षा 11 के वेक्टर एनालिसिस में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आइए अब इसको भी निकाल लेते हैं यहीं पर। अब वैसे बहुत थोड़ा एडिटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अभी भी वही होगी, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी वही चीज रहेगा, प्लस से दूर, ठीक ही है। और सेकेंड प्लेट के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर, माइनस की ओर, माइनस की ओर, क्योंकि पॉइंट P अब तो बाहर चला गया, पॉइंट P अब किधर चला गया, बाहर, तो इसकी तरफ बल रेखाएं आके समा जाएंगे। अभी इस पे आपको नहीं विचार करना है, तो फर्स्ट केस का, और ये इधर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब P पर परिणामी बल क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए था, चलिए यही लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का भी वही मान, और रिजल्ट कितना आ गया, 0। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों प्लेटों के बाहर यदि हमारा बिंदु P स्थित हुआ तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला और दोनों प्लेटों के बाहर निकाला, तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, 0, जबकि भीतर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो गॉस के प्रमेय का तृतीय अनुप्रयोग आपको बताएंगे। अब हम गॉस के प्रमेय का तृतीय अनुप्रयोग देखेंगे। वह यह है कि एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जा सकती है। तो इसमें देखिए जरा फिगर में कि एक यह पतला गोली कोश है और यह विलगित है। यह गोली के कोश कैसा है, विलगित। विलगित का मतलब इसके आसपास कोई अन्य आवेशित वस्तु नहीं रखी है, दूर दूर तक इसके आसपास कहीं भी आवेशित वस्तु नहीं रखी है, तब जाके हम लोग इसको क्या कहेंगे, विलगित, माने इसका अन्य किसी आवेशित वस्तु से कोई संपर्क नहीं है। तो इस आवेशित गोली कोश की त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र कैपिटल O है। ठीक है, और इसको स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है।
जो इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल गया है। यह इस मालिक्यूल धनावेश है, जो इसके पृष्ठों पर क्या हुआ है, यह धनावेश एक समान रूप से फैल गया है। ठीक, और इस गोली कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व मैं मान लेता हूं कितना, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। कैपिटल आर त्रिज्या वाले का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ये देखिए बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान दीजिएगा, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह बिंदु पी इस आवेशित गोली चालक के बाहर स्थित है। ठीक है, ये पी कहाँ स्थित है, बाहर स्थित। इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब हम क्या करेंगे, हमें एक बिंदु पी से जाता हुआ एक गोली पृष्ठ खींचेंगे, एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचेंगे। ये वाला, ये काल्पनिक है, गॉसियन पृष्ठ है, गोली है। कैसा है, गोली है। और चूंकि बिंदु पी इसके पृष्ठ पर स्थित है, तो अब हम ये देखेंगे कि अब चूंकि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश घिरा होता है। तो इतना बड़ा जब हम ये गोली पृष्ठ खींचेंगे तो इसमें हमारा ये कैपिटल स्मॉल क्यू वाला आवेश बंद हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस बिंदु पी के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे। कौन, स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले पर एक डीए क्षेत्रफल ले लेंगे। डीए क्षेत्रफल लेकर के यहां से निकलने वाला फ्लक्स पहले निकालेंगे। ठीक, यहां से फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण गोली कोश से कितना फ्लक्स निकला है ये निकालेंगे। तत्पश्चात गॉस का नियम करके दोनों समीकरणों को मिला देंगे, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकल जाएगी। ध्यान दीजिए ये भी बात कि हम पहले बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर पृष्ठ पर निकालेंगे, फिर इस आवेशित गोली कोश के भीतर निकालेंगे। 3 स्थितियां यहां पर देखी जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है। ठीक है, ये मैंने यहां पर आपको लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे पहली की स्थिति बनाते हैं, केस फर्स्ट। जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। ठीक है, पहले केस का विश्लेषण करेंगे। तो अभी भी मैंने समझाया कि ये बिंदु P बाहर है, इसकी यहां से दूरी कितना है, स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचेंगे O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा। ठीक है, अब आइए क्या करते हैं, थोड़ा इसमें और लिखा पढ़ी करेंगे, पहले समझा देते हैं आपको। मान लिया बिंदु P के चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है, dA। क्षेत्रफल का परिमाण कितना है, dA। और क्षेत्रफल सदिश किधर से है, केंद्र से त्रिज्या के अनुदिश जो रेखा बिंदु P माने OP रेखा के अनुदिश वेक्टर dA की दिशा है। चूंकि ये प्लस आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, इसलिए जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी प्लस आवेश से निकलेंगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बिंदु P पर त्रिज्यतः बाहर की ओर ही होगी, अर्थात dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही रेखा पर संपाती होगी और वेक्टर dA और वेक्टर E की दिशा एक ही होगी, अर्थात इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश। ठीक, चलिए आइए क्या करना है इसमें करते हैं। तो मैं ये सब बातों को नहीं लिख रहा हूं कि ये जो मैंने आपको समझाया अभी, यहाँ त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचते हैं, अब उस पर एक छोटा सा अवयव ये लेते हैं, नहीं चलिए ठीक है लिख देते हैं कि गोली कोश
गोली कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कोष्टक में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r दूरी पर, इसका मतलब r का मान कैपिटल R से बड़ा है तभी तो बाहर होगा पॉइंट, अन्यथा बाहर नहीं हो पाएगा। r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर समझा दे, वही बात होगी कि बिंदु P से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, लिखेंगे कि सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। ठीक है, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा EDA cos थीटा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 अंश। अभी समझाया कि वेक्टर DA और वेक्टर E की दिशा एक ही है, इसलिए उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आया डी फाई ई इज इक्वल टू EDA। इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे से अवयव से कितनी बल रेखाएं, कितना फ्लक्स निकला, तो E इंटू DA निकला। अब हम पूरे R त्रिज्या के गोली पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। अब स्मॉल r त्रिज्या के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि वो पृष्ठ बंद है इसलिए क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी फाई ई। डी फाई ई का मान अभी निकाला गया था, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई का मान आया था EDA, कितना आया था EDA, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, E कांस्टेंट है हर जगह, इस R त्रिज्या के पृष्ठ पर हर जगह E कांस्टेंट होगा, जितना E यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, अलग अलग मतलब अविलंब त्रिज्यता बाहर की ओर दिशा हो जाएगी उसकी। तो ये हो जाएगा E आ गया बाहर, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल D। इसका मतलब ये गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वो हो जाएगा E, और इसका मान आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल DA इज इक्वल टू 4 पाई R का स्क्वायर, ठीक है, वो गोले का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब ये हो जाएगा पाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू E, विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय में यह बताया गया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बंद फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ, इस बड़े वाले पृष्ठ से कुल आवेश कितना घिरा हुआ है, ये स्मॉल Q घिरा हुआ है, तो स्मॉल Q घिरा हुआ है, तो स्मॉल Q घिरा हो गया इंटू 1/ε0, ठीक है ना। कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चूंकि हमने जब बंद फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगा के निकाला, तो इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला बंद फ्लक्स आया क्या 4 पाई R स्क्वायर इंटू E, और जब गॉस का प्रमेय लगा के बंद फ्लक्स निकाला
ठीक है। तो किसी भी तरह से एक ही पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हर बार सेम होता है, बराबर होता है, इसलिए यहां पर भी ये फाई ई और फाई ई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको और रीअरेंज कर देता हूं तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये आ गया केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसकी दिशा क्या होगी, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। अच्छा, इस फार्मूले को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि आपने पीछे एक सूत्र पढ़ा था कि यहाँ एक बिंदु आवेश Q लिया गया था, यहां से R दूरी पर एक पॉइंट P था। थोड़ा याद करिए कि यहां से R दूरी पर एक पॉइंट P था, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र आया था, तो वहां पर भी आपने निकाला होगा। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर ही आया होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वही गोलीय आवेश के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही। अब इसको हम अगर अन्य भाषा में समझना चाहें तो ये समझ लिया जाए कि इस संपूर्ण गोले का कुल आवेश कहां चला गया, यहां। समझने वाली बात है, ये संपूर्ण गोले का कुल आवेश कहां हो गया, इसके केंद्र पर हो गया, और केंद्र से आर दूरी पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला तो यही आया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फार्मूले और इस फार्मूले में थोड़ी सी समानता है। यह गोला ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे कि इसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर आ गया है, और तब जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा आया है, बिंदु आवेश की तीव्रता के सूत्र के बिल्कुल अनुरूप आया है। इस तरह से आपने यह पहली कंडीशन देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। इसकी दूसरी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, इस पॉइंट P को मैं उठा के कहा ले आऊंगा, कैपिटल R त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर। अच्छा, एक बात और थोड़ा ये जान लीजिए कि इस फार्मूले को मैं सिग्मा के पद में कैसे लिख सकता हूं, जरा मैं उसको भी लिख के दिखा देता हूं। लिख देंगे, हम जानते हैं कि WKT वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, ऐसे शार्ट में लिख दिया मैंने। क्या क्या जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और ये सिग्मा किसका है, कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले का है। तो Q/4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि A इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। अब यहां से हम लोग तिरक गुणा करके क्या करेंगे, इसमें तिरक गुणा करेंगे तो Q का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। Q इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू क्या, सिग्मा। Q का मान उठा के इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं, जो लिख बनाया था यहाँ पर, इसी में रख देते हैं। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, जरा देख लीजिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान रख लीजिए 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई कितना था R स्क्वायर। 4 पाई से कट गया और यह आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला सिग्मा के पदों में यह होगा। इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे आप। इसमें गोले की त्रिज्या है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और जितना दूर पर बिंदु स्थित है वह है। ठीक, अब आइए हम विचार करते हैं केस नंबर 2 पर कि जब बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ जाएगा तब क्या होगा। केस नंबर 2 हो जाएगा इसका, केस 2 जब बिंदु P
गोलीय पृष्ठ पर स्थित हो। तो इसको तो ऐसे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जरा सोचिए कि ये दूरी r है, अगर पॉइंट P को मैं धीरे धीरे कम करने लगूं, मतलब पॉइंट P को उस गोले के निकट लाता जाऊं तो जाके एक बार यहाँ स्थित हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल r का मान घट के किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर होगा। कब? जब बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित हो जाएगा तब। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कब? जब बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित होगा तब। आप समझ सकते हैं पॉइंट P यहाँ आया है, R का मान कम 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 होते हुए जब इसके पृष्ठ P पर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तब वो ऐसी हालत में स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और इस फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए ना। तो अगर आप नीचे समीकरण 1 में रखेंगे तो ऐसा आएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कितना आ जाएगा, यहाँ कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सूत्र हो सकता है। ये किससे आया, समीकरण 1 से आया। समीकरण 1 से आपको कुछ नहीं करना था, स्मॉल r की जगह बस खाली क्या करना था, कैपिटल R रख देना था। और अगर आप इस फॉर्मूले का याद, इसको समीकरण नंबर 2 में कर देता हूं, समीकरण 2 से करेंगे तो समीकरण 2 से अगर आप करना चाहेंगे तो यही फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, पुस्तक में ये r स्क्वायर तो रहेगा ही, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास यही आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2 जो मैंने लिखा था, उसके हेल्प से ये आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा पृष्ठ पर बालूचर की तीव्रता या तो ये होगी या फिर ये होगी। त्रिज्या के पदों में ये हो जाएगी, सिग्मा के पदों में ये हो जाएगी। तो इसको भी थोड़ा गौर करने वाली बात है, ये फार्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिंदु आवेश के कारण आया था। देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण आया था, वैसा ही है। चलिए आइए अब केस नंबर 3 को देखते हैं। मान लिया अभी पॉइंट P यहां आ गया, कहा गया यहाँ, तो अब इस P से जाता हुआ एक गोलीय पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। और ये दूरी हो गई आपको घट के स्मॉल r, अब ये दूरी कम होकर क्या हो जाएगी, स्मॉल r। स्मॉल r O से P की ही डिस्टेंस है। अब मैं गोली पृष्ठ खींच देता हूं, ये देखिए गोली पृष्ठ खींच गया। ये पॉइंट P यहां है। जब बिंदु P गोली पृष्ठ के भीतर स्थित होगा तो हम इस P को इसके भीतर ला देंगे, इस गोली के पृष्ठ के भीतर P पर ला दिया मैंने। अब P से भी इसकी दूरी कितना मान लेते, R। अब इस बिंदु P से भी होकर जाता हुआ एक गोली पृष्ठ हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, एक गोली पृष्ठ खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे ना। उसका फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर ई इंटू ए हो जाएगा, ई गुणे ई हो जाएगा, ठीक ना। फाई बराबर ई इंटू ए डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप फिर से वही लगाते, इंटीग्रल ऑफ डी ए तो आता यही आएगा, ई डी आएगा। तो ई ऐसे ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। आर अब देखिए इसके भीतर आ गया, यहाँ यही वाला आर है, मैंने सबके लिए स्मॉल आर लिया, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आर एक तक छोटा सा हो गया, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डैश कर देंगे, बट मैं ले नहीं रहा हूँ उसको डैश, ऐसे ही करके लगा दो। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कर दिया। किसके नियम से आया, ये फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से आया है। अब हम गॉस का प्रमेय लगाएंगे, गॉस के प्रमेय से, ठीक है। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब हम ये सोचेंगे क्या इसके भीतर कोई आवेश बंद है, तो नहीं बंद। क्यों, क्योंकि जो संपूर्ण आवेश दिया गया था Q प्लस Q, वो तो कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर वितरित हो गया, बाहर है इसकी, यहां पर बाहर। अंदर जो है कोई आवेश वितरित नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है, अर्थात इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश Q का मान क्या हो गया, 0। तो यहां भी हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 0 गुणे 1/ε0, क्योंकि इसके भीतर कोई आवेश नहीं घिरा है तो 0 ले लिया मैंने, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से आप देखेंगे तो ये मान आ जाएगा क्या, आपके पास यहां दिखेगा कि E इंटू
4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इधर बुरा उधर जाके भाग हो जाएगा, 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए ई इक्वल टू क्या आया 0 आया। ठीक है, अर्थात किसी गोली कोश के भीतर यदि कोई बिंदु स्थित हो जाता है तो उस पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से आपने आज गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग देखा। अब हम गॉस के प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग अब यही बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए चौथा अनुप्रयोग देखें। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसके लिए क्या है कि मान लीजिए बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और यहां से R दूरी पर एक पॉइंट क्या है हमारा P स्थित। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P से होकर जाता हुआ एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचा जाएगा। क्या ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस बिंदु P के चारों का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं dA। ये मैंने क्या कर लिया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया। इसका परिमाण दिया है, इसका मतलब क्षेत्रफल का परिमाण। अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो dA वेक्टर चला जाएगा इधर त्रिज्या के अनुदिश अभिलंब और त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बिल्कुल इसी पर होगी, क्योंकि ये बिंदु P यहाँ है, दोनों रेखाओं को मिलाते हुए जो रेखा जाएगी उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। क्यों, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर E की दिशा भी वही है जो वेक्टर dA की दिशा है, अर्थात वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं, माना कि प्लस Q आवेश बिंदु O पर निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित। ठीक है, O से R दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। गणना करनी है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने बताया कि बिंदु P से होकर जाता हुआ O को केंद्र मानकर एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, इस गॉसियन गोली पृष्ठ के अंदर हमारा प्लस Q आवेश बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सूक्ष्म अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर D। मैंने अभी समझाया आपको कि E और D के बीच का एंगल 0 है, तो d फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0, माने आ गया क्या आपके पास d फाई E इज इक्वल टू E dA आ गया, क्योंकि cos 0 का मान हो जाएगा ये समीकरण नंबर 1 कर देते। अब R त्रिज्या के R त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल d फाई E, वैल्यू रखेंगे क्लोज इंटीग्रल, और यह आ जाएगा E dA, हर जगह वेक्टर E का मान कांस्टेंट है,
ई बाहर आ जाएगा मैग्नीट्यूड से, इंटीग्रल ऑफ ये डी ये हो जाएगा और आ जाएगा ई इंटू ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। तो आपने देखा कि फाई ई इज इक्वल टू आया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ई, विच इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब गॉस का प्रमेय लगाएंगे। अब गॉस के प्रमेय से, है ना, जो गॉस का प्रमेय है उससे क्या होगा, हमने ये जाना है कि किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश घिरा होता है उस आवेश का 1/ε0 ही इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। फिर से बात को बता दे रहा हूं, गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस कैपिटल आर त्रिज्या से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश Q गुणे 1/ε0, विच इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 3 को बैलेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक फ्लक्स के नियम से निकाला तो विद्युत क्षेत्र फ्लक्स इतना आया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अब गॉस के नियम से फ्लक्स निकाला तो Q इंटू 1/ε0 आया। अब चूंकि एक ही आर त्रिज्या के गोले से ये दोनों फ्लक्स निकल रहे हैं, तो इनका परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 व 2 व 3 से 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q/ε0। तो इसमें से आप देखेंगे कि E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r का स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। किसकी सहायता से हमने निकाला, गॉस के प्रमेय की सहायता से निकाला, ठीक है। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P को मिलाती हुई रेखा के दिश बाहर की तरफ होगी, ठीक। अब जो है हम एक बात ये देख लेते हैं कि गॉस के नियम से कैसे कूलाम के नियम की उत्पत्ति होती है। क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर गॉस के नियम से कैसे कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है, इसको देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को कैसे निगमित किया जा सकता है या उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि WKT माने वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट O है, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट O है, यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। इसके बीच की दूरी कितना है, r, ठीक। तो अब मान लिया यहाँ पर हमने तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया, वेक्टर E आ गया, ठीक। अब ये पता करेंगे कि प्लस Q के कारण इस Q0 पर जो परीक्षण चार्ज यहाँ पर P पर रखा हुआ है, इस पर कितना बल लगेगा। तो लिखेंगे कि प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0 इंटू E। कैसे आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू F/Q0 होता है, तो मैं इसका तिर्यक गुणा कर दिया हूं तो F इक्वल टू EQ0 आ गया वहीं पर, ठीक है। अब E का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, जो E का मान आया, E इज इक्वल टू आ जाएगा ये Q0 गुणे 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। तो आपने देखा आ गया F इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपान आर का स्क्वायर। और यही क्या है, यही कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है माने यही कूलाम के नियम का गणितीय रूप है, शाब्दिक रूप से ही गणितीय रूप पाया जाता है। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर जैसा आ गया। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, भाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा गाउस के नियम से कैसे हमने कूलाम के नियम की उत्पत्ति की। तो बच्चों आज हमने गाउस के प्रमेय वाला चैप्टर बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब आप एक्सरसाइज में इससे न्यूमेरिकल लगाइए। अब हम लोग अगले वीडियो में माने कल के वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।